पहला प्रश्न आप सभी के सामने कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था, तो उस संगठन का नाम आपको बताना है। नाम था इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना के क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले बात करेंगे मुंबई एसोसिएशन की। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1852 में, 1852 में। मद्रास महाजन सभा की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना होती है 1884 में। ठीक है, जब तक आपको इनकी डेट याद नहीं होगी तब तक आप इनको क्रम से नहीं लगा सकते। इंडियन लिंक की बात की जाएगी तो स्थापना होती है 1875 में। ठीक साथियों, और इंडियन एसोसिएशन की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना होती है आपकी 1876 में। तो इस प्रकार आप इन चारों को क्रम से लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आएगा। तो 1, 4 आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं एग्जाम टॉप से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम सारे PDF आपको फ्री में देते रहेंगे। ठीक है, और दे भी रहे हैं, जैसा कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में उपलब्ध हो जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित कौन है, तो द्वारकानाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, SN बनर्जी। यहाँ पर जो इससे संबंधित व्यक्ति उनका नाम है विलियम एडम, याद रखेंगे विलियम इससे संबंधित हैं, विलियम एडम्स। तो यहाँ पर यह सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा आपका इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। चौथा आपका इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी का संस्थापक था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। पांचवा प्रश्न आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपके सामने है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उसको समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। दूसरा कथन है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। इस प्रकार 7वें क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो केवल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा तो इसका कारण क्या है, ये कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो आप इसकी कमी को देखेंगे कि जो नमक होता है, ठीक है, वो हिमांक को बढ़ाता नहीं है, जब क्या करता है घटा देता है, तो यहाँ पर घटाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है अभ्रक की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अभ्रक की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ये अभ्रक की एक बड़ी विशेषता है। 9 प्रश्न कंप्लीट हुए। 10वां प्रश्न आपके सामने कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे के उपयोग की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों याद रखेंगे पारे के उपयोग की प्रमुख विशेषता उच्च संचालन शक्ति, ऑप्शन डी उच्च संचालन शक्ति। अगला प्रश्न है मोनोकार्बो सॉरी दोस्तों आवाज़ थोड़ी चली गई थी, आगे देखेंगे दोबारा से। मोनोकार्बोक्लिनिक अम्लों की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों याद रखेंगे कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो आपका सोडियम हाइक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइडाइक्लोराइड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हैलोजन का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है पीड़ानाशक के रूप में। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 14वां प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है। तो दोस्तों याद रखेंगे वो गैस है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए
विश्व की 10 अभूतपूर्व पहलों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा नमामि गंगे परियोजना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के मानववादी के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य हो। दूसरा कथन है कि मान्यवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे मान्यवादी को लेकर। तो मान्यवादी का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में है और आर्टिकल 76 के अनुसार मान्यवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मान्यवादी के पद पर नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, ठीक। तो मान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 17वां है कि भारत के वर्तमान मान्यवादी कौन है? तो दोस्त याद रखेंगे आर वेंकट रमण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो आप बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, आप चारों कथनों को रीड करेंगे, उसके बाद हम पहले कथन पर देखते हैं। आपसे गलत कथन पूछा तो पहला कह रहा है कि राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत, याद रखेंगे अनुच्छेद 165 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। तो ये तो आपका पहला हुआ। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। इसकी जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्य का ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। तो ऑप्शन पहला ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी बी, सी, डी तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19वां है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 149 यानी 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरसिंह राव थे। दूसरा कथन है कि भारत के पहले मान्यवादी एम शीतलवाड़ थे। इस प्रकार 20वें प्रश्न का अगर आप आंसर देखेंगे तो पर कथन के रूप में दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ना तो पहला सही है और ना, यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ना तो पहला ना ही दूसरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त जो दोनों कथन दिए गए दोनों के दोनों कथन सही, आपको गलत कथन बताने थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वित्त आयोग के सदस्य की योग्यता तथा उसके चयन की रीति के संदर्भ में विध निर्मित करने का अधिकार किसे प्राप्त किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को प्राप्त है। विध निर्मित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ये दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे नियोगी समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। तो केसी नियोगी समिति है तो केसी नाम नहीं है तो नियोगी दिया केवल, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे एन.के. सिंह। अब एन.के. सिंह आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार लिखा जाएगा, तो नवल किशोर सिंह हो जाएगा इनका नाम पूरा, नंद किशोर सिंह, ऑप्शन बी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह आपने शॉर्ट पढ़ा होगा, परंतु यहाँ पर याद रखेंगे नंद किशोर सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रथम उपाध्यक्ष आपके गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ। दूसरा कथन है कि 1953 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की।
इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे 26 के ऑप्शन केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अब दूसरे में क्या गलती है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सर्वोदय योजना की जो स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, वो क्या 1953 में की गई थी? बताइए, क्या वो 1953 में की गई थी? जी चलिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा है लगातार, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा कौन से कथन सही है, पहला सही है, 1953 में नहीं की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग टिक करके बताएंगे। तो 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया था 11 फरवरी 2023 को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 28वां कि STEM शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है साइक्लोन वन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विकल्प के माध्यम से उत्तर देना है। तो ऑप्शन पहला दिया गया कथन कि यह भारत और मिस्र की सेना के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। दूसरा, इस 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए भारत और मिस्र के मध्य ये पहला प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो अभ्यास किया गया है वो बकलोल हिमाचल में किया गया, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका जो आयोजन था वो राजस्थान में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो याद रखेंगे वो राजस्थान में किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने 30वां कि निम्न में से कौन सा स्वशासन संरक्षण राजनीति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण है, जैव मंडल ये भी उदाहरण है, पंक्ति उपवन ये भी उदाहरण है, वनस्पति बाग ये इसका उदाहरण नहीं है। कौन सा स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो आप याद रखेंगे वनस्पतिक बाग ये इसका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आप याद रखेंगे बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर यहाँ पर देखिए ये कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित सही है, दूसरा सुमेलित सही है। तीसरा जैव विविधता अधिनियम 2002 ये भी सही सुमेलित है। हाथी परियोजना 1992 तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये 93 में नहीं होती है, इसकी स्थापना होती है 1992 में। तो प्रोजेक्ट या हाथी परियोजना की स्थापना 1992 में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन है उनमें से उड़ीसा में ऐसा कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे भीतरकनिका उड़ीसा में है, याद रखेंगे गहिरमाथा उड़ीसा में है, बालूखंड उड़ीसा में है, पॉइंट कैलीमर ये आपका उड़ीसा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका उड़ीसा में नहीं है। ये आपका पॉइंट कैलीमर दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया 33वां कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन आपके सामने दिया गया कि जैव मंडल रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सुरंस द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1990 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे इसका जो आंसर वो केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब पहला तो सही है कि जैव मंडल रिजर्व शब्द का पहली बार प्रयोग एडवर्ड सुरंस द्वारा किया गया था। दूसरा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1980 ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 1980 में नहीं था, ये 1986 में था, 1986 में, और नीलगिरी में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न का निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया नंदा देवी उत्तराखंड में, ये तो आप सभी को पता है नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे, 3 और ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरा ऑप्शन है अचानक मार, ये आपका छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। नौकरैन मेघालय में, ये भी सही है। पंचमढ़ी महाराष्ट्र में, ये आपका गलत हो जाएगा। पंचमढ़ी महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर है ये? तो याद रखेंगे पंचमढ़ी
मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसकी शुरुआत सबसे बाद में की गई थी। यहाँ पर भी 4 परियोजना दी गई हैं, चारों की आपको डेट पता हो तब आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए चारों की डेट को यहाँ पर नोट करते हैं और डेट के अनुसार इनको बताएंगे कि सबसे बाद में किसकी शुरुआत की गई थी। हंगुल परियोजना की बात की जाएगी तो दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है वो 1970 में होती है, 1970 में। बाघ की बात करेंगे तो हमने आपको कल भी बताया था, इसकी जो स्थापना होती है वो 1973 में होती है, प्रोजेक्ट टाइगर की। गेंडा परियोजना की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो गेंडा परियोजना की जो स्थापना होती है वो 1987 में होती है, 1987 में। और घड़ियाल प्रजनन की बात की जाएगी दोस्तों तो इसकी स्थापना 1975 में होती है, 1975 में। आपसे पूछा है कि सबसे बाद में किसकी स्थापना होती है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। सबसे बाद में स्थापना होती है गेंडा परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। पहला कथन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। दूसरा कथन है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। याद रखेंगे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे, नगोया प्रोटोकॉल 2010, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपके सामने कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बताएंगे क्या गलती है। जैव विविधता संधि, तो आप याद रखेंगे जैव विविधता संधि 1992 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला है विश्व विरासत संधि 1972, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये क्या गलत है, यहाँ पर 2002 दिया गया है, यही गलत है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ पर होना चाहिए 2000, ठीक है, केवल 2000 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्राणी संकटग्रस्त होते हैं उनको रेड डाटा बुक में उनके आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो जो रेड डाटा बुक है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए दर्द निवारक की बात हो रही है जो पशुओं में दिया जाता है और इसी के सेवन से गिद्धों की संख्या में दिन ब दिन कमी आती जा रही है, तो आपका डाइक्लोफेनेक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डिक्लोफिनेक। ये एक दर्दनाक इंजेक्शन है जो पशुओं में दिया जाता है और जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध उसका सेवन करते हैं और इसी से गिद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन बी। अगला 40वां प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि वर्तमान भारत में 75 रामसर स्थल है। दूसरा है कि सर्वाधिक रामसर स्थल वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों इसमें केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। वर्तमान में भारत में जो रामसर स्थल है वो तो 75 हैं, परंतु सर्वाधिक राम स्थल साइट वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तो याद रखेंगे सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 2010 को। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सिंह, पुंछी, वानर अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसी क्रम में बढ़ेंगे 43वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत की सबसे बड़ी व सबसे छोटी रामसर साइट स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वो पश्चिम बंगाल में और सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है और सबसे छोटी क्षेत्रफल के अनुसार रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। इसी क्रम में बढ़ेंगे 44वें प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सी रामसर साइट भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रामसर साइट भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो उसका नाम दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये पॉइंट कैलीमियर अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में है,
ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप बताएंगे पोंट कैलिमिया बैरंडिया तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 2003 में चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पर, 1 और 2। पहला है कि संगाई हिरण की एक संकटपन्न प्रजाति है। दूसरा, इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे माइक संरक्षण कार्यक्रम का जो संबंध है वो दोस्तों आपके हाथी से है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 10 से 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा निम्न में से किस शब्द को वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ ईयर चुना गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे वो शब्द था गोल्डन मोड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर पाठक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 52 में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का फोकस राज्य कौन सा रहा है? तो वो रहा दोस्तों आपका उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर होती है, तो ये तो पहला सही है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होती हैं, ये भी आपका सही है। यहाँ पर 53वां क्वेश्चन है, जी बिल्कुल ये भी सही है। ये सेलें स्तरों से निक्षेपित होती हैं, ये भी आपका सही है। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो पाती, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेती दी गई, दूसरी तरफ राज्य दिए गए, आपको सुमेलित करके बताना कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। झूम की खेती की बात की जाएगी तो ये आसाम में की जाती है, ये बिल्कुल सही है। पोनम की बात की जाएगी तो केरल से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। पोंडू की बात की जाएगी तो ये आपका आसाम से उड़ीसा से संबंधित है, ये भी आपका सही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए पोनम आपका केरल में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर केरल होना चाहिए था, केरल। ठीक, पोनम केरल और वीरा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही सुमेलित है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 55वां कि निम्न में से कौन सी सेल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बात की जा रही कौन सी सेल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित है? ऑप्शन सी हो जाएगा नीस। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन में से बता रहे हैं कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, तो ये दूसरा आपका पढ़ा भी मैंने, दूसरा सही है। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र मनीला फिलीपींस में, ये भी आपका सही है। तीसरा कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा है, तो ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का पूछे अनुसंधान चावल का तो वाराणसी आप टिक करेंगे, और भारत का पूछे तो कटक को टिक करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो मनीला फिलीपींस को टिक करेंगे। तो इस प्रकार तीनों ही चावल अनुसंधान आपको याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, भारत का कौन सा है और विश्व का कौन सा है, तीनों टिक आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वोत्तम चाय की प्रजाति उलोंग किस देश में उगाई जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो प्रजाति पाई जाती है चाय की वो आपकी ताइवान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कोको का प्रमुख उत्पादक देश है? 58वां प्रश्न है। कोको की बात हो रही है तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि के नाम के
संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वो कृषि जो स्थानांतरण कृषि का उदाहरण नहीं है, वो आपको बतानी है। एक तरफ कृषि दी गई, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए, आपको कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। लंदांग की बात की जाएगी तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। तुंग्या की बात की जाएगी तो ये म्यांमार से संबंधित है। चेन्ना की बात की जाए तो इसका संबंध श्रीलंका से है। और रोका की बात की जाएगी तो इसका संबंध फिलीपींस से नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका संबंध फिर किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों फिलीपींस से है। किसकी? रोका की बात हो रही है, तो रोका का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पर जो इसका रोका है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों ब्राज़ील से है, ब्राज़ील। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। फिलीपींस की जगह ब्राज़ील होगा। फिलीपींस तो पहले से था ही, तो फिलीपींस की जगह क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61वां कि निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, चारों घास के मैदान को पढ़ने के बाद आप एक अनुमान लगाएंगे तो देखेंगे पंपास जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत नहीं आता। उष्णकटिबंधीय में देखिए कौन कौन आता है? कैंपास, लानोज और पार्कलैंड। आप अगर हमारी घास की एक हमने और एक मरुस्थल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। उसके भी हमने मैप के माध्यम से दोनों वीडियो लेक्चर दिए हैं। आप जाइए एक बार ज्योग्राफी की क्लास में और उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 62वां कि विश्व का प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक तथा लाहेब बैंक किस महासागर के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके अंध महासागर के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख मैग्नीज के क्षेत्र में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यानी मैग्नीज के क्षेत्र में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि अमापाला क्षेत्र आपका ब्राज़ील में, सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि माओड खान, ये गैबोन में, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है देखिए, तीसरा ऑप्शन है कि पोस्ट मार्वक क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में, और चौथा क्षेत्र है भूटान क्षेत्र रूस में। तो तीसरा भी दोस्तों आपका चाहिए, चौथा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या गलती है? भूटान क्षेत्र रूस में नहीं है, तो फिर कौन से देश में है? तो दोस्तों याद रखेंगे भूटान क्षेत्र आपका चीन में है, रूस में नहीं है। किस में? ये भूटान क्षेत्र आपका चीन में है। ये भूटान वाला नहीं, भूटान वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से विकल्प सही है, ये आपको बताना है। 64 का पहला कथन कह रहा है कि मैग्नेटाइट काले रंग का सर्वोच्चतम किस्म का चुंबकीय लोह अयस्क है। दूसरा कथन है यह ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रित होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मलेशिया की किन्ना घाटी किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखेंगे मलेशिया की जो किन्ना घाटी है उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है? टिन का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखेंगे नहीं है। पहला कह रहा है कि चुक्की कमाटा चिली की विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। दूसरा है कि कनाडा का चिहुआहुआ का पठार चांदी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चुक्की कामाटा चिली की विश्व प्रसिद्ध खान है कि नहीं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये आपकी मैक्सिको में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो खान है चांदी की, ये आपकी मैक्सिको में प्रसिद्ध है। आपको वैसे ही पता है कि चांदी के उत्पादन में प्रथम राष्ट्र अगर कोई है तो वो है आपका मैक्सिको। तो इसी क्रम में सेकंड सही हो जाएगा, पहला गलत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही विकल्प का गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर गलत पूछा है आपसे। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि डेट्रॉइट के बारे में कह रहा है कि मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है गौरकी हवाई जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा शेफील्ड जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चौथा बर्मिंघम लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ही आपका डेट्रॉइट, ये दोस्तों सही है आपका, ये अमेरिका में। दूसरा आपका गौरकी हवाई जहाज के निर्माण के लिए सही है। तीसरा आपका बर्मिंघम लो इस्पात के लिए सही है। फोर्थ आपका जो तीसरा दिया है शेफील्ड जलयान, ये आपका गलत हो जाएगा। तो फिर शेफील्ड किसके लिए है? जलयान अगर यहाँ पर निर्माण नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखेंगे कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका शेफील्ड। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाले 3 देश कौन कौन से हैं?
तो याद रखेंगे सर्वाधिक विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं तो एक तो आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर चीन। तो सबसे ज़्यादा सड़कें अमेरिका में, उसके बाद भारत में, उसके बाद चीन में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अमेरिका का मैनचेस्टर न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, रूस का मैनचेस्टर पिट्सबर्ग, चीन का मैनचेस्टर शंघाई और जापान का मैनचेस्टर ओसाका। इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे बी वाला सही नहीं है, पहला भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। अब इसमें क्या गलती है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे रूस का मैनचेस्टर पिट्सबर्ग को नहीं कहा जाता, यहाँ पर कौन से को कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे इवानोव। रूस में एक शहर है जिसका नाम है इवानोव, इसको रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कील नहर जोड़ती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कील नहर किस किस को जोड़ती है? पहला है बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से, तो ये तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं जोड़ती। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला ऑप्शन आपके सामने कि जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, तो आप कहेंगे यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तरी प्रशांत का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है, दक्षिणी प्रशांत का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे दक्षिणी प्रशांत का चौराहा आपका फिजी को कहा जाता है। और देखिए अभी जो विश्व हिंदी दिवस मना, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो भी आपका फिजी में हुआ है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसके सामने 4 पदार्थ दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे किम्बरले की जो खान है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, विटवाटर्स रेड की खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है, केंटगा की खान है वो दोस्तों आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और सार्की जो खान है वो दोस्तों आपके लोह के लिए नहीं, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो याद रखेंगे ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयला। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंजानिया का रुकवा झील किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखेंगे कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है कि लेटेराइट मृदा चाय, कॉफ़ी, रबर व काजू की उत्पादकता हेतु जानी जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि इनमें से लौह एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन आपके सही कथन हैं। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में पाए जाने वाले मृदा संवर्गों का उचित अवरोह क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो उचित अवरोह क्रम है वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और एल्फीसोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। उपयुक्त वक्तव्य किस मृदा के संदर्भ में कह रहा है? तो दोस्तों याद रखें ये सारी की सारी बातें आपकी जलोढ़ मृदा के बारे में कही गई हैं, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली विश्व की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुआ है। तो दोस्तों उस महिला खिलाड़ी का नाम आपको बताना है, नाम है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत 13वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका ने 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय स्थानों को शामिल किया है? तो इसमें भारत के लद्दाख और मयूरभंज इन दोनों स्थानों को शामिल किया है। अगला प्रश्न है 80वां कि हाल ही जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वो दोस्तों सर्वाधिक आयातक देश भारत है। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे व्यास सम्मान पुरस्कार आपका ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को आगरा एवं अवध में महालवाड़ी भू धारण प्रणाली को लागू किया था? यानी आगरा और अवध के क्षेत्र में जो महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी वो किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी आगरा और अवध के क्षेत्र में?
तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये पुस्तक आपकी B.H. वेडेल पावेल की, तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन गलत हैं, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4th ऑप्शन आप देखेंगे तो इधर दिया नहीं है, केवल 1-2 कथन दिए गए हैं। आपसे गलत पूछा है तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 85 में देखिए, आधार वर्ष 2011 से 12 के अनुसार भारत का शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें गोवा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पादन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1938 में हरपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया गया कि प्यूपिल प्लान, तो प्यूपिल प्लान की M.N. राय ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा यहाँ पर दिया गया सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ये भी आपका सही है, क्योंकि सर्वोदय योजना की जो स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी, ठीक है, 1953 में नहीं थी, 1950 में थी। अगला गांधीवादी प्लान महात्मा गांधी, ठीक है, और इससे नीचे दिएगा बॉम्बे प्लान आरदेशिल दयाल, तो ये भी आपका सही। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गांधीवादी प्लान, तो गांधीवादी प्लान का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था, इसका संबंध किससे था? तो दोस्तों याद रखेंगे मन्ना नारायण से था, मन्ना नारायण से था इसका संबंध। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं की गई थी? यहाँ पर पूछा नहीं की गई थी, तो यहाँ पर 4 कारखाने दिए गए दोस्तों, आप याद रखेंगे किस कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं की गई थी? तो वो था आपका बोकारो इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है रूस के सहयोग से की गई थी 1964 में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखिए आपकी चित्रंजन, दुर्गापुर और भिलाई, इनकी स्थापना की गई थी। बोकारो स्टील जो इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी प्रथम अनुमान 1878 में दादाभाई नेहरू द्वारा लगाया गया था। दूसरा कथन है कि दादाभाई नेहरू द्वारा 1878 में केवल 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया था। तो इस प्रकार 90वें प्रश्न का ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। अब दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे, इसमें रीजन क्या है? पहला कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रथम अनुमान 1878 में दादाभाई नेहरू द्वारा लगाया गया था, तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत डेट है। प्रथम अनुमान 1868 में लगाया गया था, 68 में। कब लगाया गया था? 1868 में दादाभाई नेहरू द्वारा लगाया गया था, तो पहला तो कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1868 के ही माध्यम से यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हो जाएंगे। 91 में कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर PC महानलोबी से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? 92वां प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय की विषमता। अगला प्रश्न है 93वां प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है 93वां कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो वो है दोस्तों आपका पहला कृषि तथा संबंधित क्षेत्र। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुफसली योजना। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची आपको सूची 2 से मिलाकर आपको सही कूट का चयन करना है। तो बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की, तो इसका जो शुरुआत थी वो आपकी 2001 में हुई थी। साक्षर भारत मिशन की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जाएगी तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में।
और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1978। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले का तीसरा दिया ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आरक्षित दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 नवंबर को मनाया जाता है। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 98वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो दोस्तों ये प्रश्न आप देख चुके थे पहले प्रश्न में ही। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की बात की गई थी, तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जिसको बाद में जाके 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इनको 1874 में सिविल सेवा से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूँ। तो दोस्तों याद रखेंगे ये कथन था लॉर्ड कर्जन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कथन आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये कथन सही है। दूसरा कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष वेडरबर्न थे। तो दोस्तों ये जो सेकंड कथन दिया गया है यही कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर जॉर्ज यूरो थे, जॉर्ज यूरो। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूरो, ये गलत हो जाएगा। तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, आप दोनों को पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि इनमें से कौन सा व्यक्ति कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो वो व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। दोस्तों याद रखेंगे नाम था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 105वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये दोस्तों सुझाव दिया था आपके महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखेंगे ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता में सी विजय राघव चेरियार ने की थी? याद बताएंगे किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसी क्रम में बढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ये कोलकाता अधिवेशन था 1911 का, इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 1908 में 6 वर्ष की कारागार की सजा किस व्यक्ति को दी गई थी? व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लाठी क्लब की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? दोस्तों याद रखेंगे लाठी क्लब की जो स्थापना की गई थी वो आपकी ऑप्शन नंबर डी दिया, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंजनी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसका नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजन हो गया था?
तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में। इसमें ये दोनों दल अलग अलग हो गए थे और बाद में जाकर लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, और इसमें ये सारे के सारे दल एक साथ पुनः दोबारा से वापस आ जाते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा समझा गया योजनाबद्ध किया गया था। तो दोस्तों आप बताएंगे ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आप सभी के बीच ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और ये जो कथन कहा था वो कहा था सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न 114 में कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया था किलियन एम्बापे को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गोल्डन बूट तो ये हो गया। एक प्रश्न और आता, गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वो दोस्तों दिया गया था लियोन मेसी को। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोन मेसी को। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। किस देश में नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये तीनों ही देश आपके मिलकर 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन करेंगे। इसमें ब्राजील शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिरुपति। ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही। तो दोस्तों याद रखेंगे नंबर 1 पर आपकी रही हैं उर्वरा वान डेल लियोने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की तरफ से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला कौन है, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो याद रखेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि रेडियो एक्टिविटी परमाणु नाभिक का गुण है। तो ये तो कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी तत्वों के नाभिक स्थायी होते हैं। तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करें रेडियो एक्टिव की खोज की, तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की गई थी वो हेनरी बेक्यूरम के द्वारा की गई थी। और रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की। तो दोस्तों याद रखेंगे परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कैलामाइन किसका अयस्क है। तो दोस्तों याद रखेंगे जिंक का अयस्क है। 121वां प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण हेतु किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इसमें किसका प्रयोग होता है, केवलर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो जैकेट होती है जिनसे गोली आर पार नहीं होती, बुलेट प्रूफ जैकेट, इसमें केवलर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आपके सामने है, आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 देखेंगे एसोर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल दही में, और टार्टेनिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयोडीकृत लवण में नहीं रहता। याद रखेंगे आयोडीन जो कृत लवण होता है उसमें नहीं होता। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप टिक करके बताएंगे कौन नहीं होता। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम आयोडाइड। अगला प्रश्न आपके सामने 1 to 4 वाला कि वासेनार अरेंजनेट के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने 1 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी 1 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, हिमालय में पाई जाने वाली किन औषधियों की प्रजाति को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों के तीनों IUCN की लाल सूची में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो पहला अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, अनुच्छेद 90 राज्यसभा सभापति को हटाना, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो आपसे पूछा कि कौन सा आर्टिकल सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे 126 का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। ये दोस्तों आपका क्या है, गलत हो जाएगा। अब लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वे लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये तो 94 में कहा गया है।
93 आर्टिकल कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से अपने पद पर एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और एक उसका उपाध्यक्ष भी होगा। तो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीन ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसमें, योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कार्य करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन पहला कह रहा है कि भारत के सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कह रहा है लोक वित्त संरक्षक के रूप में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को कालांतर में वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें के चंदा को यहाँ पर वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ दिया कथन नहीं है। पहला है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है आपके सामने कि उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। तीसरा ऑप्शन है कि सेवानिवृत्त के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार प्रश्न देखेंगे कि संदर्भ में सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन गलत है, बाकी तीनों के तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से वित्त आयोग के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के संदर्भ में कालक्रम के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बताना है इनके कालक्रम के आधार पर। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी सवाल है, इसको हम रिमूव कर देते हैं प्रश्न से। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल पे प्रश्न है ये, हालांकि अगर चाहें तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बात करेंगे के संतानम की, तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1957 के आसपास रहा है, 57 से 62 के बीच। के चंद्रा की बात की जाएगी तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 62 से 66 के बीच रहा है, 62 से 66 के बीच। ठीक है, आगे बात करेंगे डॉक्टर सी राज की, डॉक्टर रंजन रंगराजन की, तो इनका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो आपका 2005 के आसपास रहा है। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर विजय केलकर की, तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2010 के आसपास रहा है। तो अब आप इनको कालक्रम के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो वो आप उठाएंगे 1957 पहले ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद हम उठाएंगे यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को, उसके बाद उठाएंगे हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को, उसके बाद उठाएंगे तीसरे ऑप्शन को। तो यहाँ पर 1 2 4 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है, सुमन बेरी है। दूसरा कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी तो आपका सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी नहीं होंगे। नीति आयोग या योजना आयोग के जब भी अध्यक्ष पूछे आपको प्रधानमंत्री का ही नाम आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। याद रखेंगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपके, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का सुझाव किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये सुझाव दिया था आपका एम माथुर समिति ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, MV माथुर समिति ने। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के सम्मुख करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य मिलेट्स एंड जैविक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका बेंगलुरु में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर 140 में क्वेश्चन की बात हो रही है, शुभमन गिल को चुना गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर पूर्वी घाट नहीं है। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें एक पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 3 तो आपके ये हो जाएंगे और एक आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप 4 विकल्पों को पढ़ेंगे तो समझेंगे। एक तरफ पंचवर्षीय योजना, दूसरी तरफ उनके मॉडल दिए गए हैं। पूछा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। प्रथम मॉडल की बात की जाएगी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी गलत हो जाएगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी एफ चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ना कि डीपी धर मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो दोस्त याद रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल को ही रोलिंग प्लान के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर डी प्रो राजकृष्ण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 147 के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्त आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? 148वां है। तो भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को माना जाता है। दूसरा कि प्रत्येक वर्ष 27 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 148वां दिया गया, इसके सामने आपके ऑप्शन दिए गए। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि पहला केवल सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर भी 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का उपयोग करता है। दूसरा है क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इस प्रकार केवल सेकंड सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। आइए मित्रों, एक प्रश्न और है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर उनके विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया था 1931 में, 1931 में। इसी प्रकार रिसडा में प्रथम जूट मिल का जो प्रारंभ की गई थी वो आपकी 1885 में की गई थी, 1855 में की गई थी, सॉरी माफ़ कीजिए। अगला, भारत में स्टील प्रथम प्लांट जो उत्पादन किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ये 1817 में किया गया था, 1870 में। बात करेंगे प्रथम कपड़ा मिल की, मुंबई वाला, तो इसकी स्थापना 1853 में होती है, 1853 में। अब इनकी डेट आपको पता है, कालक्रम के अनुसार आपसे पूछा, ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर देंगे। सबसे पहले नंबर 4 आएगा तो 1853 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा 1855, फिर 1870, फिर उसके बाद 1931। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किए 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस नंबर 5 को। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वहाँ पर आपके सारे PDF आपको निःशुल्क दिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो UPSC एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट कीजिए, इस कमेंट बॉक्स में आप सभी का निस्तारण किया जाएगा, जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।